नमस्कार दोस्तों एचएसएससी एडवांस फिजिक्स में भाई आज हमारी भाई 7th क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई 11th क्लास का भाई चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का क्या नाम है भाई ग्रेविटेशन। भाई तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपके एचएसएससी के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उन सभी को भी डिस्कस करेंगे भाई। इससे पहले भाई हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने 11th क्लास के भाई 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं विद न्यूमेरिकल भाई। ठीक है भाई, हमारा टारगेट है भाई 24 क्लास के अंदर भाई आपकी 11th और 12th की भाई फिजिक्स को कंप्लीट किया जाए, जिससे आपके एचएसएससी के एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाए भाई, चाहे आपके न्यूमेरिकल आए फिर या आपके जर्नल क्वेश्चन आए भाई। चलो भाई शुरुआत करें भाई। हरियाणा पुलिस का एग्जाम भाई 7 और 8 अगस्त को है भाई, तो उनके लिए भाई ये स्पेशल क्लास रेगुलर की गई है भाई। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी से भैया हमारी जो आगे क्लास होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी भी। चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, ग्रेविटेशन, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है भाई, तो सबसे जो कम बल है यानी कि वीकेस्ट फोर्स इन दी नेचर है वो कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। तो सबसे पहली बात तो क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई, वीकेस्ट है भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे भाई, ज्यादा डिटेल के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई, वीकेस्ट फोर्स इन दी नेचर है भाई। क्या है भाई, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है भाई। ठीक है भाई, दूसरी बात है भाई ये लगता किस किस के बीच में है, तो ये क्या लगता है भाई, दो मास के बीच में लगता है भाई। दो नहीं भाई, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा मास के बीच में भी लगता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज के बीच में लगता है, तो मासेज के बीच में लगता है। यानी कि अगर दो मास हैं, अगर एक बॉडी है जिसका मास ए बॉडी है भाई, जिसका मास क्या है ma है, और दूसरी बॉडी क्या है b है जिसका मास क्या है mb है, तो इन दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स भाई आप कहां कहां जानते हैं, कहां कहां लगता है भाई, पृथ्वी का सूरज के बाहर क्या है भाई, रिवॉल्यूशन है, तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर भाई क्या है, चक्कर लगाता है भाई, तो क्या है भाई, नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भाई नेचर के अंदर भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे वीकेस्ट फोर्स है भाई। ठीक है भाई, अब एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। ग्रेविटेशनल लॉ भाई, अब ये क्या है भाई, लॉ क्या है भाई ग्रेविटेशन का, फोर्सेज के लिए क्या लॉ है भाई, तो उसके बारे में बात करेंगे भाई। इसमें भाई ये लॉ बताता है कि भाई इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, किसके साथ, एक फोर्स के साथ। कौन सा फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। किस प्रकार अट्रैक्ट करेगी उसकी बात कर लेते हैं भाई। तो फोर्स को किस चीज से दर्शाते हैं भाई, एफ से भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कहा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितने बड़े मास होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर भाई। ठीक है भाई, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यूज करते हैं भाई, और उस कांस्टेंट का क्या नाम है भाई, जी भाई। जी क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई। ठीक है भाई, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया भाई, और इसकी वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू में 10⁻11 भाई, 10⁻11, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताते हैं भाई किस प्रकार आई है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर भाई हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ में ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटी जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी घटती है या बढ़ती है। इसके साथ में भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे, इसके साथ में भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, और साथ में सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भाई अच्छे से बैठ जाइए भाई, पूरी क्लास के अंदर सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले भी कराए जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो गया भाई, एक तो ये फॉर्मूला नोट करें भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे में क्या होता है, r स्क्वायर होता है भाई। ठीक है भाई, कभी एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि अगर कोई दो मास है उनके मास डबल कर दिए जाएं भाई,
तो भाई फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या फिर क्या डिफरेंस आ जाएगा भाई। अगर दो बॉडीज के मास को दुगुना कर दिया जाए, इसको भी दुगुना कर दिया जाए, इसको भी दुगुना कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 भाई। तो पूछा जाए फोर्स कितने गुना हो जाएगा भाई, तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 4 गुना। एक क्वेश्चन बताते हैं भाई छोटा सा, कि अगर मान लिया कि m1 की वैल्यू कितनी कर दी जाए भाई, पहले तो थी m थी भाई, पहले कितनी थी, m थी, बाद में m2 भी क्या था, दोनों दो इक्वल मास हैं भाई। अब क्या किया भाई, दोनों को डबल कर दिया भाई, क्या कर दिया, डबल कर दिया भाई, और उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया भाई, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया भाई, r/2 कर दिया भाई। तो पूछा गया है कि फोर्स के ऊपर क्या अंतर आएगा भाई, तो बताइए भाई क्या आएगा भाई फोर्स भाई, तो बताओ भाई। g कांस्टेंट है भाई, मास कितना कर दिया भाई, 2m कर दिया, कितना कर दिया, 2m कर दिया। फिर दूसरा मास भी क्या है, 2m है भाई, और बटे में क्या है, डिस्टेंस भाई, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगा, r/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा भाई। ये नीचे 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 भाई, तो ये आ जाता है 16 mm अपॉन में r स्क्वायर। तो फोर्स कितने गुना हो गया भाई, 16 गुना। कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मास को डबल कर दिया जाए, मास को हाफ कर दिया जाए, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, F = G m1m2 r स्क्वायर भाई। हुआ भाई नोट, क्लियर हो गया भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, साथ में कमेंट करके बताते रहे भाई कि आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन के अंदर भाई आप अपना डाउट डाल सकते हैं भाई, ठीक है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड डाउट हो भाई, आप सभी भाई चैनल के ऊपर डालेंगे भाई अपना क्वेश्चन, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज नहीं करेंगे भाई। बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड व्हाट्सएप के ऊपर भाई कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, ये पहले बता रहे हैं। चैनल के ऊपर डालें, डाउट के अंदर डाला जाएगा, अगली क्लास के अंदर उसको सोल्व किया जाएगा भाई, ठीक है भाई। अब भाई अगली बात करते हैं भाई कि भाई ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो HSSC है, जितने भी एग्जाम के अंदर एक आपका डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूनिट की भाई, जी की यूनिट क्या होगी भाई, जी की यूनिट निकालनी है भाई, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, तो हम जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, FR स्क्वायर डिवाइड बाई में m1 m2। एक बार भाई देख लेते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है भाई, ठीक है भाई। यूनिट क्या है भाई, जी है भाई, तो जी के लिए क्या है भाई, हम फोर्स को किस चीज के अंदर मापते हैं, न्यूटन के अंदर। डिस्टेंस का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई में मास है तो किलोग्राम का स्क्वायर आ जाएगा भाई। अब कोई पूछे कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1L1T-2 भाई। याद रखें भाई, देखिए फोर्स का सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लें, बहुत जगह यूज होगा भाई, m1L1T-2 भाई। एनर्जी का पूछे भाई, कोई वर्क डन का पूछे, तो यहां पे L2 कर दो भाई, m1L2T-2 कर दो भाई, ठीक है। यहां पे फिर क्या है, डिस्टेंस का तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर, डिवाइड बाई में क्या है, मास है तो मास का स्क्वायर है भाई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भाई, m1 है, नीचे 2 है, ऊपर जाएगा -1 तो m-1 हो जाएगा, l की पावर 3 हो जाएगी और t की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई डायरेक्ट अगर याद हो जाए तो ठीक है, अगर निकाल सकते हैं वहां पे निकाल लें भाई, वरना याद रखें m-1 L3T-2 पेपर में बहुत बार पूछा जाता है भाई। इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था, और किसके बराबर होता है इंपल्स भाई, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वही क्या हो जाएगा, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। L-T-1 भाई, ठीक है। पेपर में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार आप जर्नल वे से अगर चीजों को पढ़ लेंगे तो फिर क्या है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 2 क्वेश्चन जर्नल आते हैं, 2 न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ठीक है। तो भाई आगे की तरफ बढ़े भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आज भी भाई हम क्लास के अंदर थोड़ा सा लेट हैं भाई, ठीक है भाई, प्रॉब्लम हो जाती है भाई। 12 बजे कल से तो भाई बिल्कुल रेगुलर आपको क्लास मिल जाएंगी भाई, ठीक है। और अभी क्लासेज लेट चल रही हैं, कल भी क्लास भाई शाम को भाई 6 बजे 5 बजे हुई है भाई, और आज भी थोड़ी सी क्लास लेट है भाई, ठीक है भाई। तो फोर्स हमारा कंप्लीट हो गया भाई, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तक हम इसको भाई कैलकुलेट करते हैं भाई। इसके बाद आ जाओ भाई क्या, ग्रेविटी भाई, ठीक है भाई। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या है भाई, ग्रेविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है भाई,
पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ अपनी तरफ भाई अट्रैक्ट करती है, वही क्या है, वही तो ग्रेविटी है भाई। ग्रेविटी क्या है कि पृथ्वी का किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, वो क्या है, वो ग्रेविटी है। और वो क्या है, वो एक फोर्स है भाई। और किसके बराबर होता है वो फोर्स? है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है भाई। तो बात कर लेते हैं भाई ग्रेविटी की। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रेविटी की भाई। तो ग्रेविटी एक प्रकार का भाई क्या है भाई, पहली बात तो क्या है, फोर्स है भाई। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि ये क्या है, ये अर्थ है भाई। ठीक है भाई, जिसकी रेडियस आर है भाई, ये भी आर है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, कौन से फोर्स के साथ? एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है भाई। ठीक है, फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या है, ए की वैल्यू जी है और इसका बॉडी का मास कितना है, एम है। हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास, बॉडी का मास, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जी भाई। तो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी भाई। क्या हो जाएगी, एम जी आ जाएगी भाई। ठीक है भाई, ये ग्रेविटी भाई। तो भाई इसके अंदर भाई क्या करेंगे भाई, दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे भाई। एक तो बॉडी का मास है, एक अर्थ का मास है, दोनों के बीच में एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स भाई, और एक फोर्स क्या है, ग्रेविटी की वजह से। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई। 1 मिनट के लिए देख लें भाई। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, एम जी आ जाएगा भाई। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा भाई, जी एम बाई आर स्क्वायर भाई। तो क्या याद रखेंगे भाई, जी एम बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाई आर स्क्वायर। अर्थ के सरफेस के ऊपर भाई, अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर भाई। जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। फॉर्मूला ये सब भूल जाओ भाई, जो चीज हमने लिखी है सब चीजें भूलो भाई। यहां पे केवल एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हमें लिखना है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम बाई आर स्क्वायर भाई। आर क्या है, ये रेडियस है। अगर ये सरफेस पे है तो ये आर है, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्मॉल आर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई क्या है भाई, आर के साथ क्या करती है, वेरी करती है, वो भी बात करेंगे भाई। लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड भाई। सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का इसका भाई यूनिट होती है भाई। दूसरी बात भाई, अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, याद रखें भाई, पहला फॉर्मूला क्या है, ये सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर भाई। अगर हम अपवार्ड की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, अर्थ से भाई ऊपर की तरफ जाते हैं, तो भाई जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखें भाई, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इंटू में 1 माइनस के 2h बाई आर भाई। फॉर्मूला याद रख लें भाई सीधा। जैसे ही हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है भाई, ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटती है, नीचे की तरफ यानी कि पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो घटती है। याद रखें भाई। ठीक है, मैक्सिमम कहां पे, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा ये, और डेप्थ यानी कि गहराई के अंदर भाई, गहराई के अंदर अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इंटू 1 माइनस के डी बाई आर भाई। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखें भाई। जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और जी 1 माइनस डी बाई आर। और ये जी क्या है, इस जी की वैल्यू 9.8 है भाई। अर्थ से ऊपर की हाइट बढ़ती जाती है तो भी कम होती है, और डी नीचे की तरफ जाती है तो भी ये कम वैल्यू हो जाती है। तीनों चीजें क्लियर। अर्थ के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम, ऊपर की तरफ कम भाई, नीचे की तरफ कम। तीसरा क्वेश्चन भाई, सेंटर के ऊपर क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर। कई बार पेपर में पूछते हैं भाई, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर भाई। सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर देखिए भाई, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ से डेप्थ डी के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, और ये पूरी कितनी है, ये रेडियस आर है भाई। तो जैसे ये डेप्थ अगर सेंटर के ऊपर जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, डी इज इक्वल टू आर, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि भाई अर्थ के सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सरफेस के ऊपर 9.8 होती है, और ऊपर की तरफ जाती है तो घटती है। बिल्कुल ध्यान रखें भाई। तीसरा क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, यहां पे जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर वैल्यू करती है। क्या किसी बॉडी को
अगर मान लिया कि कोई बॉडी है भाई, क्या है आपके पास, छोटी सी बॉल है, या फिर चाहे कोई उल्का पिंड आ रहा है भाई अपनी तरफ है, तो क्या है कि पृथ्वी के लिए उसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर वही डिपेंड नहीं करती, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ के ऊपर और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल भाई ध्यान रखें भाई इस चीज को, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ग्रेविटी बिल्कुल अच्छे से आपको समझाई है और इससे बाहर भाई ग्रेविटी से क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ भाई, एक टॉपिक है भाई इंटेंसिटी। बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं भाई, 4 से 5 टॉपिक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहे भाई और कंप्लीट वीडियो जरूर देखें भाई। अब आप थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाएंगे और कहेंगे सर आपसे फिजिक्स पढ़ी थी, कुछ आया तो नहीं भाई, क्या नाम है। तो भाई कंप्लीट पढ़ेंगे तभी तो 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 100-150 क्वेश्चन आते तो फिर अलग बात होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो 4 ही आने हैं। तीसरा भाई इंटेंसिटी भाई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भाई। सीधे फॉर्मूले लिख लें भाई, जो बताया जाए वो लिख लें भाई। इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो भाई ये जो इंटेंसिटी होती है ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाई में यूनिट मास भाई। यानी कि एक यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी प्रकार 12th के अंदर पढ़ी होगी भाई, कहीं कहीं की चार्ज कब पढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है भाई, ठीक है। यहां पे देख लो भाई, फोर्स पर यूनिट मास पूछा जाए कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, हम क्या कहेंगे, न्यूटन पर केजी भाई, न्यूटन पर केजी। पूछा जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है भाई, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स का तो m1L1T-2 होता है, m का क्या होता है, डिवाइड बाई में m होता है, m से m कैंसिल हो जाता है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला m0L1T-2 आ जाएगा। यानी कि जो एक्सेलरेशन का जो को डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही क्या होता है, इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है भाई। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे भाई। इसके बाद एक बात और बता देते हैं भाई, इसके बाद एक टॉपिक और बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से लिखते रहें भाई। 4th टॉपिक लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भाई। ये क्या है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भाई, ये आप बताएं भाई। 12th के अंदर पढ़ा होगा भाई। उसी प्रकार पोटेंशियल जो घरों में आपके क्या आती है, वोल्टेज आती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी तो वोल्ट ही बोलते हैं। अर्थ की वजह से यानी कि जो है वो क्या है, वो गया भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि भाई कितना काम किया जाएगा एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से ले आया जाए भाई। फिजिक्स की टर्म में बता रहे हैं, एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर लाना है, तो उसके लिए भाई कितना काम किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं भाई। चलो समझ में नहीं आई तो भी बात ठीक है भाई, लेकिन ये बात समझ लो कि भाई कितना काम किया जाएगा, वर्क डन भाई। और किसको लेने में, एक यूनिट मास को लेने में, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है भाई, पोटेंशियल होता है। यूनिट क्या होती है भाई, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है भाई, यहाँ पे वर्क डन की क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, और जूल पर केजी भाई, जूल पर केजी। पेपर में पूछा जाएगा, बताइए कि भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हम कहेंगे m1L2T-2 एनर्जी का है भाई, और मास का m है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो m0L2T-2। दोनों में अंतर देखिए भाई, इंटेंसिटी में फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वर्क डन पर यूनिट मास, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखें भाई। इससे भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक इसका सीधा सीधा डेरिवेशन बता देते हैं भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है भाई, वो निकल के आती है, v की वैल्यू होती है -gm/r भाई। क्या निकल के आती है भाई, gm/r। अगर हम r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो ग्रेविटेशनल आएगा भाई -gm/r भाई। याद रखें भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा भाई। क्यों होगा, कभी भी एनर्जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन है। कभी भी पेपर में पूछा जाए कि किसी चीज की एनर्जी नेगेटिव है,
इसका मतलब क्या है, उनके बीच में स्टेबिलिटी है। क्या है? स्टेबिलिटी है, अट्रैक्शन है। किसी की एनर्जी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, देयर इज ए रिपल्सन। ठीक है भाई, तो अर्थ कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स इस नेचर के अंदर हमेशा अट्रैक्टिव है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी भाई। ठीक है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। चार्ज के अंदर लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर भाई। बिल्कुल इस तरीके से भाई आप पढ़ें भाई। ठीक है भाई, तो जो चीजें भी बताई जा रही हैं उन सबको याद रखें भाई, खासकर साइंस वाले तो बिल्कुल याद रखेंगे भाई। अब कहेंगे आर्ट वालों के साथ नाइंसाफी क्यों? नाइंसाफी किसी के साथ नहीं है भाई। ठीक है, उनको भी नोट्स दे दिए जाएंगे, आप एक दिन के अंदर भाई रट्टा लगा के चले जाओ भाई, बन जाएगी बात। ठीक है, समझना चाहें तो समझा, हम हिंदी के अंदर ही रहे हैं, टर्म थोड़ी सी इंग्लिश की है भाई। वैसे इंग्लिश भी तो पढ़नी पड़ती है 6 नंबर के लिए, इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है भाई। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट मास जूल पर केजी, और पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा भाई। क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये याद रखें भाई। ठीक है, इसके बाद भाई 4th टर्म लिख चुके हैं, 5th टर्म लिखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। वैसे आपको ये सब चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, बिल्कुल स्टार्ट आपके करते हैं कि भाई एम्पियर करंट को किस चीज में मापते हैं? एम्पियर के अंदर मापते हैं, हो गई भाई फिजिक्स। लेकिन पीछे के पेपर भी तो उठा के देखिए, किसी भी आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो वहां पे भाई 11th और 12th के न्यूमेरिकल छोड़ दो भाई इन्हें तो। अच्छा भाई, कंप्यूटर की वो आती है, क्या आती है, प्रोग्रामिंग आती है, वो तो आपको आएगी नहीं, उसको भी छोड़ दो भाई। क्या नाम है, चलो भाई छोड़ दी। लिटरेचर तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दो भाई। इंग्लिश में तो 2-3 क्वेश्चन भाई वैसे ही ठीक हो जाएंगे। हरियाणा जीके में भी कई बार फंसा दिया जाएगा। मैथ में तो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं भाई, तो छोड़ते जाओ भाई। क्या नाम है, छोड़ते छोड़ते 50 नंबर का पेपर बन जाएगा। क्या नाम है, ठीक है। अरे जो 1 साल का टाइम मिला है, 1.5 साल से पेपर हो नहीं रहा, ये थोड़ी है कि भाई 2 महीने का टाइम दिया गया पेपर के लिए, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए भाई कुछ एडवांस चीजें पढ़े भाई, छोड़ने छोड़ने में कुछ नहीं है, सारा सिलेबस 6 महीने का है सही तरीके से देखा जाए तो। ठीक है भाई, अब भाई इसके बाद आ जाओ भाई 5th भाई। अगर कोई तैयारी करता है तो ये बात देख लेना भाई कि मैक्सिमम जो तैयारी है, जो स्टूडेंट लगते हैं वो सेल्फ स्टडी की वजह से ज्यादा लगते हैं। सेल्फ स्टडी, वो ये वेट नहीं करते कि भाई हमें कोई फिजिक्स पढ़ाने आएगा। वो उन्होंने तो क्या किया है कि बुकें उठाई और बुकों से सारे फॉर्मूले लिख दिए और पढ़ रहे हैं, हर रोज उनका रिवीजन कर रहे हैं। केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हो सकते हैं 11th 12th के, वो हम करेंगे। बायोलॉजी के जिनका जो सिलेक्शन होना है वो इस चीज का वेट नहीं कर रहे कि भाई कोई फिजिक्स हमें पढ़ाने आएगा भाई। ठीक है, इसलिए भाई अपनी बुक उठा के भी पढ़ लें भाई। इस प्रकार न सोचें कि कमेंट में डाल दें कि स्मार्ट स्टडी करो भाई। स्मार्ट स्टडी मेहनत करते जाओ, सब स्मार्ट स्टडी है भाई। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई हम इसलिए इजी बना रहे हैं भाई ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, 11th 12th की बुक से पढ़ सकते हैं। तो भाई हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ ना पढ़ के वहां से पहले पढ़ें भाई, क्योंकि वो आपको ज्यादा नॉलेज देंगी हमारे से ज्यादा भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई, ठीक है, क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई? तो एनर्जी का ही होता है भाई, एनर्जी होती है भाई। एनर्जी को किस चीज में मापते हैं भाई? जूल के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं भाई? जूल के अंदर मापते हैं। दूसरी बात, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, किसी भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, m1L2T-2 होता है भाई। ठीक है भाई, अच्छा भाई, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट के ऊपर, एट ए पॉइंट के ऊपर निकालते किस प्रकार हैं? वैसे तो डेरिवेशन से निकालते हैं हम, लेकिन यहां तो हम भाई डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही बताएंगे भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो हम कहेंगे भाई माइनस के Gmm बाई क्या होती है? 2R भाई। क्या होती है? यही होती होगी भाई, या R होती है? R होती है भाई। क्या होती है? R होती है। 2R भी बताएंगे भाई, वो सैटेलाइट की होती है भाई। माइनस के Gmm बाई आर भाई क्या होती है आपकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gm बाई आर क्या होता था? क्या होता था भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता था भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुणा में क्या है? गुणा में क्या है? मास।
तो मास इंटू में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि देयर इज ए स्टेबिलिटी, देयर इज ए नेगेटिव है तो मतलब क्या है कि भाई आपकी वहां पे अट्रैक्शन है, और पृथ्वी और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, दो कोई मास के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। इसलिए हमेशा एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी भाई। अगर इस नेगेटिव को अगर आप पॉजिटिव कर देते हो कभी, अगर ये एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है कभी भी, इसके इक्वल आप कोई पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं और इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो वो बॉडी क्या होगी, अर्थ के स्पेस को छोड़ के चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। एक ऐसी बॉडी जिसको भी किसी वेलोसिटी के साथ फेंको लेकिन वापस ना आए, तो वो किस वेलोसिटी के साथ उस बॉडी को फेंका गया है वो होती है एस्केप वेलोसिटी। अभी डिस्कस करेंगे 2 मिनट के बाद, इसको भाई नोट करें भाई, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई हम। बिल्कुल अच्छे से भाई आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई आपको। इसके बाद आ जाओ भाई सैटेलाइट के ऊपर भाई, आप इसके बाद आ जाओ भाई सैटेलाइट के ऊपर भाई। अगर मान लिया कि HSSC सिलेबस डिफाइन कर दे भाई, फिर तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन क्या है कि कुछ भी डिफाइन नहीं है, इसलिए सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं भाई। अगर सिलेबस डिफाइन हो जाए कि ये चैप्टर आएंगे, तो भाई उनको से तो भाई सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब भाई आपका 6th चैप्टर देखिए भाई, सैटेलाइट। सैटेलाइट भाई, तो सैटेलाइट से रिलेटेड भाई कुछ टॉपिक हम आपको बताएंगे कि एक ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट क्या करता है। किसी भी एक बड़ी, एक छोटे, कोई भी एक छोटी ऑब्जेक्ट किसी बड़ी ऑब्जेक्ट के बाहर अगर चक्कर लगाती है तो वो क्या है, सैटेलाइट है भाई, सीधी सी बात है, क्या नाम है, ठीक है। अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है भाई, इसके बाहर अगर कोई चक्कर लगा रही है तो वो क्या है भाई, वो उसका सैटेलाइट है भाई, सीधी सी बात है। सैटेलाइट, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, और जो सैटेलाइट है वो आर्टिफिशियल है भाई। तो क्या होना चाहिए, अगर मान लिया कि ये अर्थ है, इसके बाहर अगर कोई भी सैटेलाइट है, अगर कोई भी सैटेलाइट है अगर घूमेगा, तो कौन सा फोर्स होता है भाई घूमने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv²/r। इनके बीच में भाई जो वो फोर्स है वो कौन सा होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई। यानी कि ये हो जाए कि जिस टाइम पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, क्योंकि ये जो फोर्स है इसके द्वारा दिया जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि भाई वो एक सैटेलाइट बन जाता है भाई। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सैटेलाइट बनाने के लिए तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए भाई, ये करें भाई। आर से सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो भाई वो सैटेलाइट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं भाई, हम यहां से निकाल सकते हैं भाई। v की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, gm/r आ जाएगी, gm/ क्या आ जाएगी, r आ जाएगी भाई, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, फेंका या फिर लॉन्च किया जाता है, फेंका नहीं जाता भाई, लॉन्च किया जाता है, तो वो सैटेलाइट बन जाता है भाई। किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, r के ऊपर डिपेंड करेगा, g के ऊपर डिपेंड करेगा, m के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। और वैसे हमने अभी अभी आपको बताया था g की वैल्यू क्या होती, gm/में क्या होता है, r² भाई, gm इंटू में क्या होता है, r²। तो इस gm की वैल्यू क्या हो जाएगी, gr² हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी, gr नहीं, ये भाई सरफेस, अर्थ के सरफेस से कर रहे हैं, तो gm/में कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी भाई। तो ये कितना आ जाएगा, gm की वैल्यू gr² और ये r आ जाएगा भाई, ठीक है। ये r क्या है, r ये है भाई डिस्टेंस है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है किसी हाइट h के ऊपर, तो ये कैपिटल R किसके इक्वल होगा, हो गया भाई, तो r प्लस के कितना हो गया भाई, h हो गया भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि g इंटू में r² इज इक्वल टू r प्लस h। जब हम बात कर रहे हैं अर्थ के बिल्कुल नजदीक भाई, यानी कि h इज लेस देन r, तो हम ये कह सकते हैं कि ये r हो जाएगा भाई, और r से r कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √gr भाई। सबसे पहली बात, अर्थ के सरफेस के पास किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू √gr। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी होती है, 6.4 इंटू में 10⁻⁶। दोनों को कैलकुलेट करेंगे 7.92 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ जाएगी भाई, ठीक है भाई, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। पेपर में पूछा जाए कि अर्थ के सरफेस के नजदीक किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, हम क्या कहेंगे 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू √gr होता है भाई, v इज इक्वल टू √gr होता है। अब पूछ लिया जाए भाई पेपर के अंदर भाई टाइम पीरियड क्या होगा भाई,
इस सैटेलाइट का भाई टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं भाई यहां पे। ये भाई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई जी, और ये 84.6 मिनट आ जाता है भाई, 84.6 मिनट्स आ जाता है भाई। ठीक है भाई, तो ये दोनों चीजें याद रखें। सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होगी भाई, तो एक तो फॉर्मूला है भाई gm बाई r होगी भाई, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अर्थ के सरफेस के नजदीक gr होगा भाई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट r बाई जी होता है, और 84.6 मिनट इसको कैलकुलेट करके आ जाता है। स्क्रीनशॉट लें भाई, इसके बाद बताते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भाई। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी भाई कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है भाई। कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है। पूछा जाए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2, अर्थ के ऊपर भाई किसकी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 7th टॉपिक है भाई, एस्केप स्पीड भाई। एस्केप स्पीड ये क्या होती है, वो कम से कम स्पीड भाई, वो कम से कम स्पीड जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, लॉन्च किया जाए, और वो कभी अर्थ के ऊपर वापस ना आए भाई। कम से कम वेलोसिटी जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए लेकिन कभी वो अर्थ के ऊपर भाई वापस ना आए, यानी कि स्पेस के अंदर चली जाए, तो वो कौन सी होती है, वो होती है एस्केप वेलोसिटी। निकालते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, कुछ बहुत डेरिवेशन है, लेकिन अर्थ के सरफेस के नजदीक अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो क्या होती है, अंडर रूट जी आर होती है भाई, अंडर रूट जी आर होती है। सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या थी भाई, अर्थ के सरफेस के नजदीक कितनी थी, अंडर रूट जी आर भाई। ये कितनी है, अंडर रूट 2 जी आर। इसको सोल्व करते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है, और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आता है। दोनों के अंदर पेपर में कभी पूछ लिया जाए कि रेशियो बताओ भाई, क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका, एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट की वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2 जी आर होती है, और ये कितनी होती है, जी आर होती है। दोनों को कट करते हैं, √2:1 आ जाती है भाई। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार न्यूमेरिकल आई, इस तरीके से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, √2:1 होता है भाई, ये नोट करें भाई। ठीक है भाई, तो कंप्लीट करेंगे भाई इसको, अभी कंप्लीट हो ही जाएगा वैसे। इसके बाद भाई एस्केप वेलोसिटी से पहले भाई एक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमारा रह गया भाई। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रह गया भाई, वो और कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। एक फॉर्मूला लिखिए भाई 8 का, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। भाई सैटेलाइट क्या है, अगर सैटेलाइट मतलब अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाए भाई, अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया वो अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर पृथ्वी के बाहर से भाई वो चक्कर लगा रहा है भाई, पृथ्वी जरूरी नहीं है, किसी भी उसको ले सकते हैं भाई, हम प्लेनेट को ले सकते हैं, उसके बाहर भाई जैसे कि रिवोल्यूशन होता रहेगा तो एनर्जी नेगेटिव है, और अगर उसको छोड़ के चला जाएगा तो पॉजिटिव है। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भाई, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है भाई, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो याद रखें भाई माइनस के Gmm/2r भाई। ये नेगेटिव क्या दिखाता है कि वो सैटेलाइट क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बंधा हुआ है, अट्रैक्शन है भाई, माइनस के Gmm/2r। और वैसे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भाई, तो हमने क्या कहा था, Gmm क्या था, r था भाई। दोनों के अंतर देखिए, Gmm/r, Gmm/2r। पूछा जाए पेपर में कि भाई एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रेशियो कितना है, तो 1:2 एग्जिस्ट करता है भाई। क्या रखता है, 1:2। दोनों को डिवाइड करके देख लें भाई, निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भाई, जो भी इंपॉर्टेंट है अपनी प्रदीप की बुक लो भाई, जो भी आपके पास है उसको लो भाई। उसके अंदर देखो भाई, बुक से भाई जो टॉपिक कराए हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखो। दिन के अंदर, एक दिन में भाई ज्यादा टाइम मत दो, चाहे आप आधा घंटा 1 घंटा दे दो भाई, इसके अलावा बहुत टाइम है। अगर आपका स्टडी टाइम अब आजकल एग्जाम आ गया तो 10 घंटे है, तो उसमें आपको लगता है कि हमें भाई इसको आधा ही घंटा देना है भाई, आधा घंटा देना, आधे घंटे में भाई इसको कवर करो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आप इनको करें। ऐसा मत कहें कि भाई कोई कहे कि स्मार्ट स्टडी, आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, तो टाइम वेस्ट तो भाई हर चीज के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो
थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें, साइंस के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा फोकस करें, चाहे आधा घंटा करें भाई दिन में। हरियाणा जीके वैसे आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक हरियाणा जीके ही कंप्लीट नहीं करी है तो भाई फिर क्या आप तैयारी करेंगे, क्या नाम है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो वो क्या होगा भाई। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते क्या है भाई, वो सैटेलाइट जिनका भाई जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल हो भाई। वो सैटेलाइट भाई जैसे अर्थ है, अर्थ भाई क्या करता है, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर भाई कितने घंटे के अंदर रोटेट करता है भाई, बताओ भाई क्या नाम है। 24 घंटे के अंदर भाई। सूरज के बाहर सन के अराउंड रिवोल्यूशन 365 दिन भाई, कितने घंटे, 6 घंटे भाई। यार अपने एक्सिस के ऊपर भाई 24 घंटे के अंदर रोटेट करता है। तो भाई क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है कि भाई वो भाई जिनका भाई जो टाइम पीरियड है, जो रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाए, वो किसके बराबर हो जाए, अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर हो जाए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स होता है भाई, 24 आवर्स होता है। पेपर में नहीं पूछा जाएगा जहां तक है, ठीक है। लगभग कंप्लीट कर चुके हैं भाई, ग्रेविटी भी हो चुकी है। इसके साथ में भाई एक प्रश्न पूछा जाए वेटलेसनेस भाई। अगर कोई एक व्यक्ति जो कि सैटेलाइट के अंदर बैठे है भाई, सैटेलाइट के अंदर है भाई, जैसे कि एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, अगर उस सैटेलाइट के अंदर कोई व्यक्ति है तो वो क्या करेगा भाई, वेटलेस मूव करेगा, फील करेगा भाई, यानी कि उसको लगेगा कि भाई तेरे अंदर कोई वजन ही नहीं है, ठीक है। तो भाई पूछा जाए कभी पेपर में कि अगर किसी भी सैटेलाइट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका वेट कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई, उसका वेट क्या होगा, 0 होगा भाई। और उसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई, जब वेट 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है भाई। वेट 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई, तो 0 है भाई। तो मैंने ये कहा था 2r/g, और g अगर 0 है तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसका इनफाइनाइट रहेगा, उस व्यक्ति का, ना कि उसके सैटेलाइट का भाई, ठीक है। ये हम क्लियर कर चुके हैं भाई। इसके साथ में एक बचता है भाई केपलर ला, केपलर ला भाई। पहला केपलर का ला क्या था, केपलर ने यही बात बताया था कि प्लेनेट का भाई सन के अराउंड भाई किस तरीके से भाई रिवोल्यूशन किस प्रकार होगा। तो पहला तो 3 ला थे भाई केपलर के, थोड़े थोड़े लिख लीजिए भाई। केपलर का पहला ला कहता है कि भाई अगर कोई भी प्लेनेट किसी भी सन के अराउंड अगर मतलब मूव करेगा, वो हमेशा किस पाथ में करेगा, इलिप्टिकल भाई, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता भाई, ठीक है। अगर मान लिया कि सन के अराउंड अगर कोई भी चीज मूव करेगी, मतलब इस तरीके से भाई इलिप्टिकल वे में मूव करेगी भाई। मान लेते हैं ये क्या है भाई, ये मेजर एक्सिस है, ये क्या है, माइनर एक्सिस है। और फिर कहा कि भाई सन जो है उसकी वन ऑफ फोकाई के ऊपर होगा, अगर ये इसकी ये फोकाई है तो सन को हम मान लेते हैं यहाँ पे भाई, सन को यहाँ पे मान लेते हैं। और इसके अराउंड कोई भी प्लेनेट होगा वो इस तरीके से मूव करेगा भाई, ठीक है भाई, इस तरीके से मूव करेगा। अगर मान लिया इस सन के पास का जो पॉइंट है, यानी कि सन के जो नजदीक पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं भाई, नजदीक पॉइंट को पेरिजी बोलते हैं भाई। जहां तक हमें लगता है पेरीहेलियन होता है भाई, क्या होता है, पेरीहेलियन। ये तो भाई ज्योग्राफी का भी टॉपिक है कि सन के जो बिल्कुल नजदीक पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन, और जो दूर का पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, एपहेलियन भाई, एपहेलियन भाई, ठीक है भाई। ये क्या है, मेजर एक्सिस है। पहला ला क्या है कि भाई जितने भी ऑर्बिट होंगे वो क्या होंगे, इलिप्टिकल होंगे भाई। दूसरा ला क्या है भाई, केपलर का, केपलर ला कंप्लीट हो गया भाई लगभग, केपलर लॉ। दूसरा ला क्या है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी भाई, सीधा ही याद रख लें भाई, एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और तीसरा ला ये है कि भाई उनकी जो रेडियस है वो टाइम पीरियड के भाई एक, इन तीनों के बीच में भाई एक दे रखा है कि इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है सैटेलाइट का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मेजर एक्सिस की क्यूब के बराबर होगा भाई। यानी कि किसी भी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल होगा, वो आर की पावर, यानी कि ये रेडियस किसी है, मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की क्यूब के इक्वल होगा भाई, ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, कहने का मतलब ये है भाई, ठीक है भाई। तो भाई ये हमारा कंप्लीट हुआ भाई ग्रेविटेशनल का चैप्टर कि भाई फोर्स, वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, फोर्स को डबल किस प्रकार किया जा सकता है, एस्केप स्पीड क्या होती है, सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, सब चीजें हमने डिस्कस की हैं भाई, ठीक है भाई। चलो भाई कंप्लीट है भाई, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं भाई। अब हमारा 7th चैप्टर होगा और क्लास नंबर 8 होगी भाई। कल 12 बजे मिलते हैं भाई, बिल्कुल टाइम के ऊपर क्लास होगी भाई।
कंप्लीट कराया जाएगा भाई। 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो सकती है, क्योंकि 12 क्लास का टारगेट है। 12 यूनिट को 12 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी से आपको भी नोटिफिकेशन मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को शेयर भी करें भाई, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद भाई।